हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज के ये वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। जो बीए फाइनल ईयर वाले और जो एमए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये लगता है। तो बात हम प्लूटो की कर रहे हैं और उसके अंदर भी हमें प्लूटो के आदर्श राज्य के बारे में जानना जरूरी है। तो प्लूटो के आदर्श राज्य के बारे में काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है फाइनल ईयर की और एमए की अंदर। तो प्लूटो के आदर्श राज्य की या तो आपको विशेषताएं बतानी होती है या उसकी आलोचना करनी होती है। तो उसकी विशेषताएं या फिर उसकी आलोचना करने से पहले हमें जानना चाहिए कि आदर्श राज्य क्या है, प्लूटो के अनुसार आदर्श राज्य क्या है। वो पूरी थीम हमें उसकी समझनी पड़ेगी, तभी हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, तभी उस पर हम टिप्पणी कर सकते हैं, विवरण कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपको अगर ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम पर आप जाइएगा। इसी चैनल के नाम से ही टेलीग्राम पर भी चैनल ही बना हुआ है, या लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में दी हुई मिलेगी, वहाँ से आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसी सब्जेक्ट की। तो बात करते हैं प्लूटो के आदर्श राज्य की। तो देखिए, जो प्लूटो का आदर्श राज्य है उसकी जो, वैसे तो हमने बहुत सारे वीडियोज में बात कर रखे हैं कि भाई प्लूटो के अनुसार आदर्श राज्य क्या है, लेकिन फिलहाल हम प्लूटो के आदर्श राज्य की विशेषताओं की जो है जानकारी ले रहे हैं, उन पर चर्चा कर रहे हैं। तो सिर्फ हम यहाँ पे विशेषताएं ही देखते हैं। ठीक है, तो देखिए प्लूटो की जो आदर्श राज्य की विशेषताएं, उनमें सबसे पहली आती है कि दार्शनिकों का शासन। तो दार्शनिकों का शासन, ये उसकी पहली विशेषता है। अब दार्शनिक वर्ग कौन सा था, और इसे समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि प्लूटो ने जो आदर्श राज्य की व्याख्या की थी अपनी बुक के अंदर, उसकी बुक का नाम था रिपब्लिक। इंपॉर्टेंट बुक है और इसी के अंदर ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। रिपब्लिक उसकी बुक का नाम था। तो रिपब्लिक में उसने आदर्श राज्य की व्याख्या की थी। ठीक है, तो उसके अंदर उसने जो है समाज को, जो समाज है उसको तीन कैटेगरी के अंदर बांटा कि भाई समाज में तीन प्रकार के वर्ग रहते हैं। कौन कौन से? एक दार्शनिक वर्ग, व्यापारी वर्ग और सैनिक वर्ग, ये तीन प्रकार के वर्ग रहते हैं। अब इनको भी बांटने के पीछे उसका एक तर्क है कि भाई एक तो विवेक, विवेक के आधार पर। दूसरा साहस के आधार पर, जिसके पास हिम्मत होगी साहस होगा। और तीसरा लालच के आधार पर। तो जिसके पास बुद्धि होगी उसको दार्शनिक का काम दे दिया, मतलब राजकाज का काम दे दिया। वो शिक्षा व्यवस्था के काम करेगा, जैसे समाज में शिक्षा देना उसका काम है, या फिर शासन करना उसका काम है। फिर जिसके पास साहस होगा वो क्या करेगा? सैनिक कार्य करेगा, मतलब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो सैनिक वगैरह जिसके पास साहस है वो संभालेगा। और लालच जिसके पास होगा वो क्या करेगा? बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, और समाज के अंदर सेवाओं और वस्तुओं का क्या है? प्रोडक्शन करेगा, उत्पादन करेगा। ठीक, तो इसके आधार पर उसने तीन प्रकार के समाज का या फिर तीन कैटेगरीज का निर्माण किया है। तो इसमें सबसे बड़ी बात उसने कही है कि जो दार्शनिक वर्ग है वो करेगा सब पे शासन, मतलब पूरे राज्य का शासक कौन होगा? दार्शनिक वर्ग होगा। जो ऊपर वाला शिक्षावादी जो वर्ग होगा वही शासन करने वाला है। फिर इसके बाद में दूसरी विशेषता यह है कि निरंकुशता असीमित नहीं है। यहाँ पे निरंकुशता की बात होती है। भाई निरंकुशता का मतलब होता है कंट्रोल, कौन किस पर कितना कंट्रोल करेगा। तो इसमें जो है प्लूटो का आदर्श राज्य के अंदर जो निरंकुशता है वो ज़्यादा सीमित है, मतलब वो असीमित नहीं है कि भाई सभी पर कंट्रोल करना लग जाए। तो जिसका काम है वो उसी के लिए उसने फिक्स कर रखा है कि भाई जिसका दार्शनिक वर्ग का काम वैसे समाज के अंदर शिक्षा देना है या फिर शासन करना है, तो वो काम अपना काम ही करेगा। ठीक है, हालांकि वो दूसरे के ऊपर थोड़ा कंट्रोल तो करेगा ही, लेकिन ज़्यादातर दूसरों का काम है वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। जैसे कोई बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है, जो व्यापार कर रहा है, वो उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। उसी प्रकार जो बिजनेसमैन है वो जो साहसी वर्ग है जिसको सैनिक वर्ग कहते हैं, तो उसकी काम में भी वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। तो ठीक है, तो वो निरंकुशता भी इसके अंदर प्लूटो ने बताई है कि भाई निरंकुशता असीमित नहीं है, निरंकुशता है लेकिन सीमित है, सीमित मात्रा के अंदर निरंकुशता। और राज्य के अंदर भाई प्लूटो का यही कहता है कि राज्य के अंदर निरंकुशता होनी चाहिए, वरना वो शासन के हित में फैसले कैसे लेगा? प्रजा के हित में। ठीक, फिर आगे की जो विशेषता है वो है आदर्श राज्य में न्याय। तो न्याय में की भी उसने अच्छी व्यवस्था की है। तो न्याय का भी अलग ही सिद्धांत है, वो हम पीछे भी पढ़ चुके हैं बहुत सारे वीडियोज में, और आगे भी हम पढ़ेंगे जब प्लूटो की पूरी डिस्कस हम करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर राज्य में प्लूटो के आदर्श राज्य में न्याय की व्यवस्था उसने अच्छे तरीके से कर रखी है। ठीक है, फिर देखते हैं नागरिकों के तीन वर्ग। जैसा भी मैंने बताया पीछे आपको, नागरिकों के तीन वर्ग ही उसने समाज के अंदर कर रखे हैं, जैसे शासक वर्ग या दार्शनिक वर्ग, फिर व्यापारी वर्ग और सैनिक वर्ग। ये तीन ही प्रकार के वर्ग, ये इसकी विशेषता है प्लूटो के आदर्श राज्य की। भाई तीन प्रकार के वर्ग उसने बनाए, तो ये इसकी विशेषता हो गई। फिर चौथी विशेषता इसकी हो जाती है कि कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो कार्यात्मक विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि जिसका काम है उसी को सांझे दूजा करे तो पाप लागे। मतलब जो सैनिक है वो सैन्य का काम करेगा, वो बिजनेस करेगा, तो वो कर ही नहीं सकता। ये प्लूटो का मानना है। प्लूटो ने अपने आदर्श राज्य में इसी बात की तो व्याख्या की है कि जो सैनिक वर्ग है, जो जिसके अंदर साहस है, वो क्या करेगा? वो करेगा सैनिक वर्ग में ही जाएगा। जिसके अंदर लालच है, जो
पैसे कमाना चाहता है, पैसे की इसके अंदर भूख है, वो क्या करेगा, वो करेगा बिजनेस वगैरह, व्यापार करेगा, या फिर किसी वस्तु या फिर कोई नौकरी करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन वो काम करेगा, ठीक है, मतलब पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेगा। तो ये कार्यात्मक विशिष्टि करना यही मतलब है कि वो अपने हिसाब से, अपने गुणों के हिसाब से काम करेगा, ठीक। फिर आगे आता है शिक्षा व्यवस्था पर शासकों का नियंत्रण। तो शासक का इसने नियंत्रण दे रखा है भाई, जो शिक्षा व्यवस्था है वो शासक वर्ग ही देखेगा। तो शासक वर्ग कौन हो गया, जो दार्शनिक वर्ग है, जिसको इसने ब्राह्मण वर्ग का भाग बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग है वही शिक्षा व्यवस्था संभालेगा, और वही क्या करेगा, शासन का जो है भाग वगैरह संभालेगा। तो इनडायरेक्ट रूप से शिक्षा व्यवस्था पर अब शासकों का ही नियंत्रण हो गया, ठीक है। फिर देखिए सातवीं विशेषता है कुरुचिपूर्ण कला और साहित्य पर प्रतिबंध। तो ये भी एक विशेषता ही है कि इसने कला और जो साहित्य है, जो मतलब कुरुचिपूर्ण है, और ऐसा मानता है प्लूटो कि भाई जो एक आदर्श राज्य है उसके अंदर कला और इस प्रकार की साहित्य की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो वो विरोध करता है कला और साहित्य का, प्लूटो, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्लूटो के अंदर ये चीज़, इसके अंदर बाकी सब में यह थोड़ी अलग सी चीज़ आती है। हम अगर हम लिखने में प्रश्न उत्तर लिखते हैं इसका, तो हमें ये सोचने में नहीं आती, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो कला और साहित्य के लगभग खिलाफ ही था कौन, प्लूटो, ठीक है। इससे उसको लगता था कि भाई जो कला और साहित्य है वो क्या करते हैं, समाज का ध्यान डाइवर्ट करते हैं, जो शासक वर्ग है उसका ध्यान डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो अच्छी चीज़ नहीं मानता, उचित नहीं मानता कला और साहित्य को। तो इसने प्रतिबंध लगाने की बात कही, ये इसकी विशेषता भी हो गई। आगे देखते हैं आदर्श राज्य में साम्यवादी व्यवस्था है। आदर्श राज्य में साम्यवादी अपने आप ही हो गई, भाई एक ही वर्ग का शासक होगा। तो कम्युनिस्ट जो कंट्रीज होती है, कम्युनिस्ट, साम्यवादी का मतलब कम्युनिस्ट होते हैं। तो कम्युनिस्ट, आप जैसे चाइना की बात करते हैं, तो चाइना में अभी जैसे कई कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उसके अंदर एक ही जो पार्टी है या फिर एक ही जो नेता है वो बार बार बनता है, बार बार बनता है, तो वो वहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार हो गई। तो इसी प्रकार जो प्लूटो का आदर्श राज्य है उसके अंदर भी कम्युनिस्ट ही चीज़ चल रही है। क्यों चलता है, क्योंकि जो दार्शनिक वर्ग है, जो उपरला वर्ग है, जो ब्राह्मण वर्ग जिसको आप कह सकते हैं, क्योंकि हमें पिछले वीडियो में देखा है, तो अगर आपने देखा तो उसमें मैंने पूरी डिटेल से बता रखा है, ब्राह्मण वर्ग, व्यापारी वर्ग, ठीक है, वो सारी चीज़ें, शूद्र वर्ग। तो उसके अंदर उसने क्या किया, ब्राह्मण वर्ग को ही मतलब सारी सत्ता की बागडोर संभाल दी है। तो सारी सत्ता की बागडोर जब एक ही वर्ग संभालेगा तो वो अपने आप ही कम्युनिस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसने कम्युनिस्ट या फिर आप साम्यवाद व्यवस्था की भी एक विशेषता है। फिर देखिए अगली विशेषता आती है नर नारियों को समान अधिकार। ये प्लूटो के जो आदर्श राज्य है उसके अंदर खास बात है ये कि इसने बाकी कला और साहित्य पर तो वैसे प्रतिबंध लगा दिया है, बस उस पर तो उसने रोक लगाई, लेकिन जो उसने नारी पर या फिर उसमें भेदभाव नहीं किया है, अधिकार सबको समान देगा वो प्रजा पर, ठीक। फिर सर्वाधिकारवादी राज्य, सर्वाधिकार यही है कि बाकी जितने भी प्रजा है उसको अधिकार तो समान रूप से रहेगी, उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन प्रतिबंध उनको काम काज को लेकर ही रहेगा, बाकी सारे अधिकार उनको समान है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता होगी। अब देखते हैं इसकी विशेषता पर वेपर ने क्या कहा है, ठीक है। तो प्लूटो की आदर्श राज्य संबंधी धारणा को व्यक्त करते हुए वेपर लिखते हैं कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं। यानी वेपर का कहना है कि भाई अच्छा नेतृत्व होगा, अच्छी सुरक्षा होगी और अच्छा पोषण होगा, तो ये आदर्श राज्य के अच्छे गुण हो गया, मतलब वो राज्य अच्छा होगा। इसके अंदर जो भी ये सुरक्षा और पोषण वगैरह के नेतृत्व वगैरह गुण बताए, तो इससे क्या करता है कि वो वेपर कहता है कि इससे राज्य जो है वो बहुत ही अच्छा बनता है, ठीक है। मतलब ये तत्व है, उसके मूल तत्व यही है। तो फिर आगे देखते हैं प्लूटो के आदर्श राज्य की आलोचना। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या तो विशेषताएं या फिर आलोचना, क्योंकि इसकी रिपब्लिक बुक काफ़ी फेमस हुई थी और रिपब्लिक में ही इसने आदर्श राज्य की व्याख्या की है। तो हमारे जो एग्जाम्स होते हैं जैसे BA वाले या MA वाले, जितने भी क्लासेस का एग्जाम होते हैं उसके अंदर आलोचनाओं का प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है, जिससे आपको पूछ जाता है कि प्लूटो के आदर्श राज्य की विशेषता बताए, उसकी आलोचना भी कीजिए या उसकी टिप्पणी लिखिए। तो इसकी आलोचना देखिए 5-7 मिनटों के अंदर हम करते हैं। तो उसकी पहली आलोचना का कारण है कि स्वतंत्रता का निषेध इसने कर रखा है अपने आदर्श राज्य में। स्वतंत्रता का निषेध का मतलब ये हो गया कि भाई इसके अंदर उतनी स्वतंत्रता नहीं है राज्य के अंदर बाकी आम नागरिकों को, वो अपना काम करेंगे, दूसरा काम ही नहीं कर सकते। अभी जैसे मान लीजिए कि मैं ब्राह्मण वर्ग में हो गया, तो वो जन्मजाति प्लूटो ये कहता है कि अगर आप ब्राह्मण वर्ग में हो गए तो आपको दार्शनिक वर्ग ही बनना है, मतलब या तो आप लोगों को एजुकेट करो, शिक्षा दो, या फिर आप प्रशासन में जाओ, प्रशासन का काम संभालो। अब मान लीजिए मेरा मन हो गया कि मैं कोई दूसरा बिजनेस करना चाहता हूँ, तो ये प्लूटो इस प्रकार की स्वतंत्रता अपने राज्य में नहीं देता है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि इसमें स्वतंत्रता का निषेध कर रखा है प्लूटो ने, तो ये उसकी पहली आलोचना का कारण बन जाता है।
दूसरी बात आती है कार्यात्मक विशिष्टीकरण की पद्धति अनुचित है। तो ये चीज़ भी इसकी आलोचना का ही प्रमुख कारण है। जैसे ये एक विशेषता भी हो जाती है कि जो प्लूटो का आदर्शवादी उसके अंदर कार्यात्मक विशिष्टीकरण का सिद्धांत लागू होता है। मतलब जो काम जिसमें एक्सपर्ट है वो वही करना चाहता है उसके गुणों के आधार पर, लेकिन ये कोई ज़रूरी तो नहीं है। मतलब ये आलोचना भी हो सकती है ना उस आधार पर कि भाई एक कोई आदमी एक ही काम क्यों करे, उसकी मर्जी, 100 काम करे, 10 काम करे, 20 करे, वो उसकी मर्जी है। तो ये भी उसके एक आलोचना का कारण बन जाता है। फिर देखिए आगे की बात आती है कि व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व देता है। ये समानता, भाई राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व ये प्लूटो देता है। फिर उत्पादक वर्ग की नितांत उपेक्षा की गई। उत्पादक वर्ग का मतलब जो व्यापारी वर्ग है, भाई जो बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा, वो कुछ सेवाएं देगा या फिर कुछ उत्पादन करेगा, जो भी करेगा, तो इसमें उसने मतलब उपेक्षा कर रखी, उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने का मतलब है उसको बाकी किसी काम के अंदर उसको प्रायोरिटी नहीं दी है, महत्व नहीं दिया। तो उत्पादक वर्ग की उसने क्या कर रखी है, उपेक्षा कर रखी है। फिर आगे देखिए शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता है। शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता का मतलब ये हो गया कि जो भी शासक बनेगा उसके ऊपर कोई नीचे पब्लिक की तरफ से कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो वो जो ऊपर जो भी सत्ताधारी लोग बैठेंगे, जो भी शासक वर्ग बैठेगा, वो निरंकुश हो जाएंगे। उसके ऊपर भाई जनता की तरफ से या फिर किसी कोई दूसरी पार्टी की तरफ से कंट्रोल नहीं होगा, तो वो अपने निरंकुश ही रहने वाले हैं, चलने वाले हैं। तो ये भी उसकी उपेक्षा का कारण है, उसकी आलोचना का एक प्रमुख कारण बन जाता है। फिर देखिए शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता हमने देख ली। और शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा। शासन के लिए आवश्यक तत्वों की उपेक्षा, तो जैसे शासन के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है। जैसे भाई कोई मान लीजिए कोई बॉडी चाहिए होती है गवर्नमेंट, जैसे अभी फिलहाल गवर्नमेंट चलती है तो गवर्नमेंट को बहुत सारे सपोर्टिव जो है पीछे चाहिए होता है, तभी गवर्नमेंट रन करती है। ऐसा तो नहीं कोई राजा बन गया या कोई सरकार का प्रधानमंत्री बन गया और वो अकेला राजकाज कर सकता है, ऐसा तो होता नहीं। तो उसको पीछे बहुत सारी जो चीज़ें चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होता है, जो उसका कार्य के लिए, हेल्प के लिए बहुत सारी चीज़ें भी चाहिए होती है हर प्रकार से, चाहे वो कोई संस्था हो या फिर कोई आयोग हो या फिर कोई व्यक्ति हो। ठीक उस प्रकार की चीज़ें ये आदर्शवादी के अंदर वेंचर नहीं करता। ये कहता है कि भाई चलो आदर्शवादी में शासक वर्ग है, वो जो शासन करेगा वही राजकाज संभालेगा, लेकिन किस प्रकार संभालेगा, क्या उसकी सहायता करने के लिए कोई होगा या फिर नहीं होगा, उस प्रकार चीज़ें वो डिटेल के अंदर इसमें अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो इस बात के लिए ये भी एक इसकी आलोचना का कारण बन जाता है। फिर दास प्रथा के संबंध में वो मौन है। दास प्रथा, तो दास प्रथा उस समय क्या थी, काफ़ी पॉपुलर थी पुराने समय के अंदर। अभी सल्तनत काल के तक लगभग प्रचलित ही थी। भाई 1500-1600 सदी इस सन के आसपास तक दास प्रथा इंडिया और बाकी कंट्रीज में चलती थी। तो ये तो काफ़ी प्लूटो अरस्तू की बात है तो काफ़ी पुरानी है। तो उस समय क्या है कि दास प्रथा खूब प्रचलित थी। तो इस राज्य के अंदर दास प्रथा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। किसने किया, पर प्लूटो ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया। बाकी तो लोगों ने दास प्रथा पर किसने अच्छा बताया, किसने बुरा बताया या कोई सुझाव दिए, लेकिन इसने दास प्रथा पर कुछ भी नहीं कहा है, मौन रह गए हैं। ठीक, तो ये इसकी आलोचना का कारण बन जाता है। तो इसकी आलोचना के प्रमुख 7-8 कारण हमने देख लेते हैं कि भाई शुद्धता का निषेध किया है, और जो कार्यात्मक विशिष्टीकरण की पद्धति है वो भी तो गलत ही है। कोई आदमी अपने काम के हिसाब से वो कुछ भी कर सकता है। फिर व्यक्ति और राज्य की समानता का अधिकार वो ज़्यादा देता है। फिर उत्पादक वर्ग की उपेक्षा कर रखी है। शासक वर्ग की निरंकुश सत्ता भी यहाँ पे आलोचना का प्रमुख कारण बन जाता है। ठीक, और इस प्रकार से ये 5-7 पॉइंट है जो उसकी आलोचना के कारण बनते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ दिया है प्लूटो की जो चीज़ें हैं, आदर्श राज्य की विशेषताएं पढ़ ली और उसकी आलोचना भी पढ़ ली। बाकी इसके प्लूटो के बारे में भी काफ़ी लंबी चीज़ है प्लूटो, तो ज़िंदगी भर की उसकी रिसर्च वगैरह या उसकी थिंकिंग वगैरह हमें भी पढ़नी है। तो अभी हमने 2 ही पार्ट पढ़े हैं, तो बाकी पार्ट भी जल्द ही आने वाले हैं चैनल पर, या प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आ चुके होंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, नहीं आई तो कमेंट में बताना, कुछ भी सुझाव वगैरह हो तो भी। ठीक, जय